अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की 86% आबादी इस वक्त जाली खबरों से मुतासिर है। ये जाली खबरें बुनियाद बनती हैं झूठे प्रोपेगेंडे की, और यही झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए मुल्क दुश्मन गिरोहों और जत्थों का झूठा बयानिया बन जाता है, जो अक्सर मकबूल भी हो जाता है। इसलिए कि घड़ा गया झूठ अपने अंदर कशिश और सनसनी रखता है, और ये झूठ सच के मुकाबले में सोशल मीडिया पर 6 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलता है। ये सारा खेल तमाशा डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। 2010 के अरब स्प्रिंग में आमरीतों की रुखसती के बाद लीबिया, इराक, मिस्र जैसी फौजी ताकतों में क़यादत का खला, 2016 के अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप की मुतनाज़े जीत, बरतानिया में झूठी इत्तलात पर होने वाले नस्ली फसादात में 3 बच्चियों की हलाकत, लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से ज्यादती के झूठे इल्जाम पर फैलने वाले पुरतशद्दुद हंगामे, और इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के बाद फलस्तीनी शोहदा की तस्वीर को मुजाहिरीन की हलाकतों के झूठे सबूत बनाकर वायरल करने की नामुराद कोशिश डिजिटल दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसालें हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल कुछ सवालात को जन्म देती है। क्या हम इरादी या गैर इरादी तौर पर बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे? क्या हम कॉमन सेंस से महरूम होते जा रहे हैं कि रोशनी और जुल्मत का इदराक होने से भी कासिर हो गए हैं? और क्या हमारी ज़ात और हमारी सियासत कहीं रियासत के दर पे तो नहीं है? मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, फायरवॉल, VPNs, रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट की सुस्त रफ्तार आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। डिजिटल सारिफीन का ख्याल है कि VPNs की रजिस्ट्रेशन और स्लो इंटरनेट मुल्क में डिजिटल कारोबार की मौत है, जबकि हुकूमत का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी मामलात के तनाजुर में डिजिटल बॉर्डर्स की निशानदही ज़रूरी हो गई है, इसलिए कि डिजिटल दहशतगर्दी मुल्क के लिए चैलेंज बन चुकी है। सोशल मीडिया पर जाली खबरों और झूठे बयानियों की फरावानी है, जो कि नौजवान नस्ल के जहनों को मुतासिर कर रही है। बात करेंगे कौमी सलामती के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब से। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि झूठी खबरें दुनिया भर का मसला है, और गुज़श्ता दिनों हमने इस्लामाबाद में ये मुशाहिदा भी किया कि कितनी सूरत के साथ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सैकड़ों हलाकतों का दावा सामने आया, और उसे सच साबित करने के लिए फ़लस्तीनी शोहदा की फुटेजेस से भी मदद ली गई। इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जी, यकीनी तौर पे ये एक बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक मामला है, और मैं समझता हूँ कि इसका 3 एतबार से ख़ात्मा किया जा सकता है। एक तो कानूनी पहलू है, दूसरा तालीमी पहलू है, और तीसरा जो है एक रेगुलेशन का पहलू है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल मीडिया को भी किसी ज़ाब्ता-ए अख़लाक़ का पाबंद होना चाहिए। जो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के इदारे हैं, मैं समझता हूँ उनका अपना भी एक ज़ाब्ता अख़लाक़ होना चाहिए, और दूसरी जानिब जो जिस तरह पैमरा एक इदारा है, उसी तरह डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन का एक इदारा बनना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के जो आइन आर्टिकल 19 है, उसके तहत इज़हार राय की आज़ादी को अख़लाक़ी और सियासी कौमी सलामती के तकाज़ों से हम आहंग किया जा सके। तीसरा पहलू यकीनी तौर पे तालीमी है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल की तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है, ताकि उनकी तवानाई और उनके वक्त को मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया पे एक गैर अखलाकी या गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं और बयानिए हैं उनका टारगेट बन सके। अच्छा सर, डिजिटल दहशतगर्दी का शोर होगा आम तौर पर पाकिस्तान में ही सुना जा रहा है। क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी सोशल मीडिया सारिफीन के लिए डिजिटल बॉर्डर्स की निशानदही की जाती है? मैं समझता हूँ जो दुनिया के तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने उनकी माशरे, मईशत और कौमी सलामती को बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह डैमेज नहीं किया है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने न सिर्फ इसका एक जामिया ज़ाब्ते इखलाक बनाया है, वहाँ पे एक ऐसा निज़ाम और कानूनी सिस्टम भी राइज है जिसके तहत रियासत, हुकूमत, अवाम और माशरे के ख़िलाफ़ जो मनफी मामलात हैं, बयानिए हैं, उनको प्रिवेंट करने
और उनको मैनेज करने का एक निज़ाम कायम किया गया है। तो इसमें चाहे बरतानिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, इन तमाम ममालिक में अपने-अपने रवायात, अपने-अपने मज़ाहिब और तमद्दुन के एतबार से एक ज़ाब्ता अख़लाक़ मौजूद है। तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का एक ज़ाब्ता अख़लाक़ मुरत्तब किया जाए और एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जाए ताकि लोगों को इज़हार राय की आज़ादी के ज़िम्मेदाराना और कानूनी इस्तेमाल की जानिब राग़िब किया जा सके। सईद मोहम्मद अली साहब, बहुत से खुद साख्ता दानिश्वर पीका एक्ट और VPNs रजिस्ट्रेशन पर पाकिस्तान को हद ज़दा मुल्क साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पर? जी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी हकीकत पर मबनी तस्वीर कशी नहीं है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इज़हार राय की जितनी आज़ादी है, बहुत से दुनिया की बड़ी ताकतों, मगरबी ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं है। मैं कई साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ मैंने काम किया है, बरतानिया में रहा हूँ, वहाँ काम किया है। वहाँ इस किस्म का कोई तसव्वुर नहीं है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से या इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से रियासत, हुकूमत, फ़ौज, अदलिया के ख़िलाफ़ एक महाज़ाराई की जाए, उनके ऊपर हमले किए जाएँ और एक नफ़रत और गलतफ़हमी का बाज़ार गर्म किया जाए। इस किस्म के तर्ज़ अमल की दुनिया की कोई भी मुहज़्ज़ब कौम या रियासत मुतहम्मिल भी नहीं हो सकती और इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। अच्छा सर, सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलने की एक वजह शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर आयद पाबंदियां भी हैं। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ लिबर्टी देकर सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह-साज़ फैक्ट्रियों के असरात को कम नहीं किया जा सकता? मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई बहुत सख्त पाबंदियाँ तो नहीं हैं, अलबत्ता उनकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन का एक निज़ाम मौजूद है, जिसके तहत तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं उनकी लाइसेंसिंग की जाती है, उसकी रिन्यूअल की जाती है और पाकिस्तान के आईन, कानून और कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ाब्तों के तहत ये इंश्योर किया जाता है कि जो इज़हार राय की आज़ादी पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 19 में आवाम को दी गई है वो हासिल रहे, लेकिन उसका हुसूल और इस्तेमाल जो है वो कानून, इखलाक, दीन और माशरती तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। और मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में जो चैनल्स हैं उनकी रेगुलेशन का एक बड़ा अच्छा सिस्टम मुरत्तब किया गया है। मैं समझता हूँ इसी किस्म का एक सिस्टम जो है वो डिजिटल मीडिया के लिए भी मुरत्तब करने की ज़रूरत है, ताकि इसके ज़रिए से किसी को आज़ादी राय को सल्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको इस बात का पाबंद किया जाए कि इज़हार राय की आज़ादी के नाम पे रियासत को नुकसान पहुँचाने, रियासती इदारों, अदलिया, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत आमीज़ प्रोपेगेंडा करने, पाकिस्तान की नज़रियाती हुदूद की खिलाफ वर्जी करने या हमारी दीन और इखलाक की जो रवायात हैं उनको नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश है उसका सद्देबाब किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मौक़िफ़ भी लेंगे कि फायरवॉल की तनसीब और VPN रजिस्ट्रेशन पर वो क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब। सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोशल मीडिया पर VPNs की रजिस्ट्रेशन और स्लो इंटरनेट के हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे पाकिस्तान की IT बरामदात मुतासिर हो रही हैं। क्या वाकई ये बात सच है? जी एब्सोल्युटली। हम तो इंटरनेट तो हमारे लिए शहादत के मुतरादिफ है। हम जितने भी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर करते हैं जिस पे हमारी एक्सपोर्ट आती है वो इंटरनेट के थ्रू ही होती है, और अगर इंटरनेट रिलायबल ना हो तो उसमें ब्रेकेजेस हों या हमें VPN लगाने की इजाज़त ना दी जाए, जिसकी वजह से जो हम VPN तो तकरीबन सारी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी वजह से फिर हम अपना सर्विस नहीं दे सकते क्लाइंट को, जिसकी वजह से हमारी जो बरामदात हैं वो फिर ऑब्वियसली पेमेंट नहीं करता। जस्ट अगर आपको इसका मैं अंदाज़ा लगा दूं तो 1 घंटा 2023 के जो नंबर्स हैं, अगर 1 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो तो तकरीबन $1 मिलियन का नुकसान होता है। अच्छा। $10 लाख का 1 घंटे की वजह से लॉस होता है हमारे मुल्क की इकोनॉमी को। सो इट इज़ दैट सीरियस।
अच्छा, लेकिन सज्जाद साहब, आदादो-शुमार के मुताबिक रवा माली साल आईटी एक्सपोर्ट में 34% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये फायरवॉल या फिर स्लो इंटरनेट के जो मामलात है वो भी इसी साल ही शुरू हुए हैं। जी जी जी, हमारी इंडस्ट्री जो है जी तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रही है इस वक्त, और हम लोग तकरीबन 33-34% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर हमें इस किस्म के मामलात ना हो तो हम 5 साल में 15 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बड़े आराम से बन सकते हैं, सेकंड ओनली टू टेक्सटाइल। अच्छा। उसके अलावा जी हम तकरीबन 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं डायरेक्टली, और 2.3 मिलियन तकरीबन 23 लाख लोग हमारे फ्रीलांसर्स हैं जिनकी रोजी रोटी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो तकरीबन 30 लाख घराने चलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग यूथ के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। जी जी। सो अगर इंटरनेट की बंदिश ना हो तो हमारा बिजनेस जो है वो बहुत मैसिवली अफेक्ट करता है। अभी भी हम देख रहे हैं तकरीबन हमारी ऑर्डर बुकिंग 30% डाउन है, जो हम समझते हैं कि अगर हमने जल्दी ये मामला हल ना किया या इसके रिजल्ट से अपनी पॉलिसी प्रॉपरली अनाउंस ना की तो तकरीबन अगले साल हमें 1 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। अच्छा सज्जाद साहब, वीपीएन्स के मुतालिक भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केट के लिए कितना ज़रूरी है, और क्या इसके रेगुलराइज करने से आईटी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना, ये तकरीबन हर कंपनी इस्तेमाल करती है ताकि डेटा सिक्योरिटी के लिए हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी रेगुलराइजेशन का पे या इस पे शायद इंडस्ट्री को इतना एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये कि किस तरीके से की जा रही है। जो हम लोग वाइट लिस्टिंग वाला तरीका कर रहे हैं, जहाँ पे हर कंपनी जो है वो या अपना आईपी बताती है या अपने कस्टमर का आईपी बताती है, वो तरीका सिर्फ दुनिया में 2, 3, 4, 5 ममालिक में होता है, और उनमें से जो अक्सर ममालिक हैं या वो उनकी आईटी एक्सपोर्ट हमसे कम है, या वो ऐसे ममालिक हैं जो आई वुड से मेन स्ट्रीम दुनिया से बड़े कटे हुए हैं, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। हम कह रहे हैं कि आपने बेशक ये करने हैं, वीपीएन को अगर आपने रेगुलराइज करना है ज़रूर कीजिए, पर वो तरीका अपनाइए जो अमेरिका में है, इंडिया में है, या जो बांग्लादेश में है, या जो आयरलैंड में है, वो तरीका अपनाइए जो उन कंट्रीज में है जो हमारी तरह की आईटी की स्ट्रेंथ है जिनकी, और हमारी तरह ग्रो कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर हमने दुनिया से compete करना है तो हमें तकरीबन वो रास्ता जरूर दीजिए जो हमारे कंपेटिटर्स के पास है जो इस मुल्क से बाहर है। तो हमें उनसे शॉर्ट चेंज मत कीजिए, सिर्फ हम ये रिक्वेस्ट कर। अच्छा, तो इस सिलसिले में सज्जाद साहब, क्या हुकूमत से आईटी इंडस्ट्री के जो बड़े हैं उनकी कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हुई है? क्योंकि हुकूमत जो इकदाम कर रही है, आपके ख्याल में क्या मुनासिब इकदाम हैं, और अगर नहीं है तो आपकी एसोसिएशन इसके हल के लिए हुकूमत से क्या कोई मुज़ाकरात कर रही है? जी बिल्कुल, हमारी कई हुकूमत में के जितने भी बड़े इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, हमारा जो पीटीए है, सबसे हमारी बातचीत हुई और वो हमारे दर्द को समझते भी हैं। आई वुड बी वेरी फेयर टू से कि हम हमारे समझते भी हैं। नेशनल सिक्योरिटी के भी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो कुछ जेन्युइन भी हैं। तो हमने उनको यही बताया कि जी हमें हल देने दीजिए, और हमने इनका हल दिया भी है, और वी आर गेटिंग क्वाइट वेरी गुड हियरिंग फ्रॉम देम, और इंशाल्लाह हम लोग मिलके उनके साथ कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये कि वरना मुल्क को नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये वैसे ही है जैसे याद हो हमारे मुल्क में एक जमाने में शिप ब्रेकिंग की इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ सर्टन पॉलिसीज। हमारे यहाँ और 2-3 बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो खत्म हो गई सिर्फ इसलिए कि हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक नहीं रहा। तो अब आईटी भी उसी दहाने पे, आई थिंक इंक्रीजिंगली रियलाइजेशन है, और इंशाल्लाह हमें तो बहुत उम्मीद है कि हुकूमत हमें पॉजिटिव रिस्पांस देगी। जी बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सज्जाद साहब, क्या वीपीएन पर सारिफीन की ऑनलाइन सरगर्मियां मॉनिटर करने से आप इत्तफाक करते हैं इस सूरत में जबकि इसका मकसद कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हो? ये देखें जी, जो जहाँ तक सिविल लिबर्टीज और ये चीज़ें आती हैं, ये एज पाशा प्रेसिडेंट और पाशा चेयरमैन तो मैं इसको एड्रेस शायद नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा पाशा का मैंडेट बिजनेस है, प्राइवेट सिटीजन की मॉनिटरिंग नहीं है। हैविंग सेड दैट, टू बी वेरी, दुनिया का हर मुल्क डिजिटल फ्रंटियर्स को मॉनिटर करता है। जो हम लोग बिल्कुल फ्री कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और बाकी सारे कर रहे हैं, वहाँ पे भी डिजिटल कम्युनिकेशन हर जगह पे मॉनिटर होती है। अमेरिका में एक पूरा इदारा है कॉल NSA जो ये काम करती है। सो वो मॉनिटरिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज दुनिया का हर मुल्क करता है, और हमें टेररिज्म के अगेंस्ट, और आजकल डिजिटल मीन्स बहुत इस्तेमाल होते हैं टेररिज्म,
हम गवर्नमेंट से एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं, जितनी हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो सपोर्ट हुई और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज अगेंस्ट टेररिज्म, दिस दैट एंड द रेस्ट, हम लोग बिल्कुल उसके सपोर्ट करेंगे एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। सही। अच्छा सज्जाद साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि आईटी इंडस्ट्री और वर्ल्ड डिजिटल मार्केट में हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, इन इकदाम को आप समझते हैं कि दुरुस्त सम की तरफ जा रहे हैं ये इकदाम? जी, इकदाम की बहुत सारे ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें पिछले सालों में गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए लगाए यूथ की ट्रेनिंग में। इंटरनेशनल ब्रांडिंग में गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री की बहुत मदद की, टू द पॉइंट जहाँ पे हम टेक डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हुए इन दुबई। जाइटेक्स जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी एग्जीबिशन होती है, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल टैक्स डेस्टिनेशन। उसके अलावा स्किल्स पे बहुत काम हुआ, पॉलिसी टैक्सेशन पे बहुत काम हुआ। पर ये सारे काम जो है ख़त्म हो जाते हैं अगर हमें एबिलिटी ही नहीं मिलती कि हम अपनी सर्विसेज दुनिया में बेच सकें। सही, बिल्कुल। ये इसी तरह इसकी तरीका मैं अगर एग्जांपल दे सकूं तो ये कि हमने एक बहुत अच्छी फैक्ट्री बना दी। हमने उस फैक्ट्री के अंदर बहुत अच्छी मशीनें भी रख दी, मजदूरों को भी ट्रेन कर दिया और हमने ग्राहक भी तैयार कर दिए जो ऑर्डर दे सके उस फैक्ट्री को। पर उस फैक्ट्री के गेट के बाहर की हमने सड़क काट दी, तो वो अंदर जो भी प्रोड्यूस करे, ऑर्डर भी है, सब कुछ है, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर बेच नहीं सकता क्योंकि आगे सड़क टूटी हुई है तो क्या करेगा, कारोबार तो नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। नाजरीन, बात करेंगे एक और अहम मौजू पर जिससे खित्ते की 1.5 अरब के करीब आबादी के जज्बात जुड़े हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। खेल हो या तिजारत, स्ट्रेटेजिक महाज हो या सरहदी मामलात, भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार जहां स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, वहीं खेल के जरिए पाक भारत ताल्लुकात की बहाली मुमकिन बना सकने वाली स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की भी मौत है। बहरहाल पीसीबी ने भी अब भारतीय इनकार के जवाब में भारत जाकर ना खेलने का अटल फैसला किया है। पीसीबी का कहना है कि मुल्क की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी आइंदा भारत में नहीं खेलेगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीसीबी के साबिक चीफ सिलेक्टर अजहर खान साहब। अजहर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने के भारतीय फैसले के अलावा भारत ने गुज़श्ता माह पाकिस्तानी स्क्रैबल टीम को भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, जबकि अपनी ब्लाइंड क्रिकेट और भारतीय कबड्डी टीम को पाकिस्तान खेलने से भी रोक दिया। खेल में सियासत लाने के इस भारतीय रवैये को आप कैसे देखते हैं? अभी इंट्रो में ना जो ये बातें बताई हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको ना माजी में ले चलता हूँ। जी जी सर। कि ये जो एलोकेशन ऑफ टूर्नामेंट्स होती है ना, ये आईसीसी के एजेंडे पर होती है। और आईसीसी का एजेंडा ये था कि 2021 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि 2031 तक ना 10 साल का जो उनका एफटीपी, जो उनका एलोकेशन ऑफ टूर्नामेंट्स आईसीसी के होते हैं, उसके ऊपर वो बेस कर रहे थे। उन्होंने ये टूर्नामेंट जो था ना चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 के बाद ये अब दोबारा ये 2024-25 में होना था, तो उसको ना मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को उन्होंने एलोकेट किया कि जी ये टूर्नामेंट अब पाकिस्तान जो है ना अपनी मेहमानदारी में ना ये जो टूर्नामेंट करवाएगा, उसको तमाम क्रिकेट बोर्ड बाशमूल हिंदुस्तान के ये चीज बावर करवा दी गई और सब ने इसको लब्बैक करा, उस पर साइन किए कि नहीं जी ठीक है, ये टूर्नामेंट 2025 में पाकिस्तान में जो है ना वो मुनक्किद होगा। अब आप देखें कि जूं वक्त गुजरता रहा, खामोशी थी, इस पर कोई बात नहीं हो रही थी, मगर सडनली 4-5 महीने पहले ये बातें शुरू हो गई कि जी हिंदुस्तान जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के कुछ तहफुजात हैं और वहाँ पर क्रिकेटिंग मैटर्स जो है ना वो हमारी टीम के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने बढ़ाया, उस पर हाइप क्रिएट की गई, फिर तमाम चीजें जो है ना वो अब अनफोल्ड होनी शुरू हुई और आपके सामने आज वो दिन आ गया जिसमें उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि पाकिस्तान को ना जद पहुंचाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान के इमेज को। यहाँ पर सारी टीमें खेलकर चली गई हुई थी, किसी ने कोई उज़र पेश नहीं किया।
तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या अब हम इसको आईसीसी जो है वो एक खामोश तमाशाई की तरह बैठा हुआ है और जय शाह जो है ही इज रिंगिंग द बेल। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया हुआ है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह उनको इसमें कामयाबी हासिल होगी। अच्छा अजहर साहब, क्या पाकिस्तान को भी भारत जाकर खेलना चाहिए या अपने इखलाकी मौक़िफ़ पर डट जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान भी भारत जाके ना खेले? देखिए, आपके इस सवाल की बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान कितनी दफा हिंदुस्तान जाकर नहीं खेला। आप मुझे बताएं कि 2011 का वर्ल्ड कप था, 2012-13 में बायलैटरल सीरीज थी, इसका जो 2015 का वर्ल्ड कप था, फिर 2023 में अभी हाल ही में हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है वहां जाकर खेला। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। जी बिल्कुल, हम कहाँ तक अपने आप को ना प्रेजेंट करते रहेंगे और एक बड़ी गुडी बॉय की तरह ना हम उनके हुक्म पर चलते रहेंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान ने ना एक फुल स्टॉप लगाना है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, देखें वो दुनिया में इतनी गिरी गुजरी नहीं कि जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करेंगे हम मानने के लिए तैयार है। तो अब जब पाकिस्तान ने कुछ आंखें दिखाई, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा रहा, तो अब हिंदुस्तान को मुसीबत पड़ गई। अब उनके लिए जो था कि ये फाइनेंशियल एक बहुत बड़े मैचेस होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, आप देखें कि आधे घंटे में ये टिकटें इनकी जो है ना पूरी बिक जाती हैं और दुनिया जहां में जो टीवी के व्यूवर्स हैं वो इस पर मैच देखते हैं। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान को तो ठीक है जी, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़े हैं, मगर इसका नुकसान क्योंकि आने वाले दिनों में 3 या 4 टूर्नामेंट जो है वो हिंदुस्तान में होने हैं। तो हिंदुस्तान को भी तैयार होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होती तो सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को भी होगा। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ पे, जो भारत की हठधर्मी है, इस पे उनकी जानिब से भी नाराज़गी का इजहार किया गया और ये हम सबको पता है कि अपनी नाजायज़ बात भी भारत मनवा लेता है और इसकी बुनियाद हम कह सकते हैं यकीनी तौर पर भारत का अपनी बड़ी स्पोर्ट्स मार्केट पर घुमंड भी है। लेकिन हठधर्म रवैया जो है भारत का है, इसको वर्ल्ड क्रिकेट मार्केट के स्टेक होल्डर्स कैसे देखते हैं? अब आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस है? एक उन्होंने एलोकेशन की, पाकिस्तान के नाम कुर्रा निकला, पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना था। अब एट द लास्ट मोमेंट इंडिया जो है ना वो, क्योंकि 80% जो आईसीसी का रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, तो अब इंडिया जो आंखें दिखा रहा है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक कहा। अपने जो फाइनेंशियल जो इसकी जो पोजीशन है वर्ल्ड मार्केट में, उसको वो इस्तेमाल करते हुए ना ये आंखें दिखा रहा है। अब आईसीसी के लिए देखें, अभी हाल ही में कल ही चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना जो है ना ओपिनियन दिया है कि अब ये नहीं होगा कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जो है ना वो जिक्र किया जाएगा। अब ये आने वाले 3 सालों में जितने भी टूर्नामेंट्स आईसीसी के होंगे उसके बारे में भी हमें कुछ इन राइटिंग जो है ना वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो यही चीज जो है ना, मेरा ख्याल है इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हुए देखिए, क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट होनी चाहिए, कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए, मगर उसके साथ आपकी इज्जत भी जो है ना वो भी आया है, वो भी दुनिया को पता ना चलिए कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा है। हाँ, अब आने वाली दिनों में 1 या 2 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में क्या एक लायामल इख्तियार किया जाता है और डिसीजन जो है वो ये नहीं होंगे कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक मुहित होंगे, ये आगे भी जाएंगे, बल्कि 2-3 साल तक इसका जो ना पैराफर्नेलिया वो जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा सारी दुनिया को। और पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा है और अगर हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं हो रही, अब तो एक नया फॉर्मूला जो है वो आएगा, उसमें पाकिस्तान की कंसर्न में फिर आपसे बता रहा हूँ कि बेहतरी तौर पर ना पाकिस्तान की कंसर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आईसीसी को इस पर मानना पड़ेगा और पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कतई हट नहीं रहा। अच्छा, आपने बात ठीक की है कि पाकिस्तान की शिरकत जो आने वाले इवेंट्स हैं, 3 बड़े इवेंट्स हैं, उनमें बड़ी अहम शिरकत है। अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता है और नहीं खेलता तो ये इवेंट क्या मुतासिर हो सकते हैं? उससे मुतासर होंगे अपनी जगह पर, उसका एक फाइनेंशियल जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह पर है, मगर दुनिया क्रिकेट जो है ना ये महरूम हो जाएगी वो कॉन्टेस्ट देखने के लिए जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुनिया के किसी भी हिस्से में होता है, आइदर इट इज इन पाकिस्तान और इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेलबर्न में आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो पाकिस्तान का T20 का जो मैच था वो देख रहे थे। तो ये जो चीज है ना ये आईसीसी को भी पता है
कि अगर ये मैचेस ना हुए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आईसीसी को खुद होगा। और जो जिस तरह छोटी कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है और वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका, इनको जो शेयर मिलता है ना, ये उसी मैच की बदौलत मिलता है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती है, क्योंकि वहां तो आपका रेवेन्यू जो है वो आसमान पर बातें कर रहा होता है। तो इन तमाम चीजों का आईसीसी को पता है, मगर वो बेबस हैं, वो खामोश हैं, वो डिसीजन लेते हुए घबरा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को बार बार वो कह रहे हैं आपस में बैठ के, आपकी गवर्नमेंट जो है वो बैठकर बातें कर रहे हैं। ये क्या वजह है? जय शाह ने आज अपनी उसने एज ए चेयरमैन आईसीसी जो है वो ओथ लेना था, मगर अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि मे बी कि एक हफ्ता वो डिले कर दे, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं कि ये इशू जो है रिजॉल्व हो जाए, ताकि ये प्रेशर जो है ना इंडिया पर या जय शाह पर ना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर खान साहब, साबिक चीफ सिलेक्टर, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसराइल की जानिब से लेबनान सीज फायर की खिलाफ वर्जी और शाम में बागी गिरोह की ताज़ा कार्रवाइयों पर। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, बुध के रोज़ इसराइल और हिजबुल्लाह में होने वाले जंगबंदी मुआहदे पर नेतन्याहू 48 घंटे भी कारबंद न रह सके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मुबैना तौर पर जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मुतादिद हमले किए, जिसमें 70 से ज़ायद लेबनानी शहरी शहीद और 266 जख्मी हुए हैं। इसराइली हमलों में अब तक 4000 से ज़्यादा लेबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाजी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हिजबुल्लाह के गुज़श्ता हमलों ने शिमाली इसराइल के 60,000 शहरियों को नकले मकानी पर मजबूर किया था और मुतासिरा शहरियों ने नेतन्याहू से मुलाकात में जंगबंदी पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया था। जंगबंदी के बावजूद क्या लेबनान पर इसराइल का ताज़ा हमला उसी रद्द-ए-अमल का दबाव है? इसमें एक बात तो ये हमारे नाजरीन को बताने की है कि ये जो मुआहदा था ये हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान नहीं था, ये लेबनान और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा था जिसको हिजबुल्लाह ने ना एक्सेप्ट किया था ना रिजेक्ट किया था। तो लेकिन बहरहाल हिजबुल्लाह लेबनान जो गवर्नमेंट है उसका हिस्सा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर, तो वो इसके अंदर फरीक ना होते हुए भी उन्होंने एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं किया था। लेकिन हमने देखा कि नेतन्याहू ने इस सीज़ फायर डील को एग्री करने के बाद लेबनीज़ गवर्नमेंट के साथ फ़ौरन ये कहा था कि हम ये सीज़ फायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा पूरी जो तवज्जो है वो ईरान की तरफ होने वाली है और वो सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है, तो हम अब उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा जो है जाना चाह रहे हैं, उसकी तरफ हमारा जो है वो सारे रिसोर्सेज जाएंगे। और साथ ही उससे अगले ही दिन या उन्हीं 24 घंटों में सीरिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के हैं, कह रहे हैं वो सेंट्रल एशियन से लेकर चाइनीज़ नेशनल जो हैं, जितने भी मिशनरी इन्होंने टेररिस्ट हायर किए हुए होते हैं वेस्ट में, उन्होंने सीरिया में एक बहुत बड़ा जो है वो अटैक किया अलीपो पे, और जिसके अंदर रशियन सोल्जर जो हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि कुछ अगवा भी हुए हैं और मर्डर भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। जैसे कि आप खुद बता रही हैं कि इसराइल से खुद जो है वो ये इसको लेबनीज़ गवर्नमेंट ने तो नहीं फ्लाउट किया, इसको इजराइल जो है वो खुद ही नहीं कर सका। एक तरफ से वो इसराइल पे हमले करके डायरेक्ट उस रशिया के साथ जो है वो अपना खुलकर वो सामने आ गया है, और साथ में ये कि वो ईरान पे तो नेतन्याहू ने खुद कहा कि हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे ईरानियन रिपोर्ट्स ये हैं कि बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट जो है, इसी बाइडन की प्रेसिडेंसी के दौरान ही ईरान एक बहुत बड़ा हमला जो है वो प्लान कर रहा है इसराइल के ऊपर, जो कि स्ट्रेटेजिक नोयत का होगा, जो कि पहले की तरह सिर्फ डिटरेंस के लिए नहीं होगा। शाजिया साहिबा, अब तो इसराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ अब मुजाहरे भी शुरू हो रहे हैं, और पहले तो ये भी बातें थी कि नेतन्याहू जंग को इसलिए भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अपने इक़्तिदार को मज़ीद ज़्यादा अरसे तक लेके जाना चाह रहे हैं, वो इक़्तिदार से हटना नहीं चाह रहे। अब इसराइल के अंदर मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, मुतालिबा किया जा रहा है कि जिस तरह लेबनान में सीज़ फायर हुआ है, गज़ा में भी इसी तरह सीज़ फायर हो, हमास में सीज़ फायर हो। तो क्या आपको ये मामलात लग रहा है कि जंग बंदी गज़ा की तरफ जाएगी या नहीं होगी? ये सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है? क्या अभी जैसे कि आप बात करी थी कि ईरान भी एक तैयारी कर रहा है,
तो ये इस जंग बंदी मुआहिदे के पीछे क्या ईरानी डिप्लोमेसी भी है? इसमें ईरानी डिप्लोमेसी की अभी तक तो कोई खबर नहीं आई, क्योंकि ईरान के साथ इस तरह की डिप्लोमेटिक जो वेस्टर्न टाइज हैं वो कोई ऐसे हैं नहीं। कल इजिप्ट की एक जो टीम है निगोसिएशन की, वो इसराइल पहुंची है और वो गजा की सीज फायर की बात कर रही है। लेकिन मसला है कि जो टेम्पररी सीज फायर है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। उससे होगा ये कि आप वक्ती तौर पे सीज फायर करके, क्योंकि आईडीएफ बहुत थक चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनके मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो एक बैटल हार्डन सोल्जर कभी भी नहीं रहे हैं और ना वो हैं, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। जितने उन्होंने वहाँ पे जो सेटलर्स थे ला के सेटल किए हुए थे, सबकी डुअल नेशनैलिटीज़ थी, वो वापस पलट के यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ चले गए हैं, क्योंकि इसराइल जो वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो तो नहीं है, ये तो सारे वही यूरोपियंस हैं जिनको वहाँ पे लाकर सेटल किया गया था, और उन सबके पास यूरोप की, अमेरिका की, अपनी जो डुअल जो है, रशिया की इवन सिटीजनशिप है। तो वो अब वहाँ पे उसको वो बिल्कुल खाली करके वापस अपने दूसरी शहरियत के मुल्कों में भाग चुके हैं। और ज़्यादा इनका टूरिज्म का एक बहुत बड़ी इकोनॉमी पे इनका असर होता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो आम बंदा जो कारोबार कर रहा होता था वही इनका जो है वो रिजर्विस्ट फौजी भी था, तो उन सबको अपने काम धंधों से उठाकर इन्होंने आईडीएफ में शामिल कर दिए। अब वो एक डिलेमा का शिकार है। नेतन्याहू पिछले 40 साल से वेस्ट के साथ मिलकर, हम देखें तो लिबिया से लेकर इराक तक हर चीज़ में जितनी भी जंगें हैं, अब ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि उनका सेंटर पॉइंट सिर्फ ये था कि हर उस जगह को पे जंग मुसल्लत की गई जो जगह फ़लस्तीन की रियासत के हक में थी। तो इसराइल इतना कुछ करने के बाद अब वेस्ट जो है वो उससे ही उसका ये सवाल तो बनता है कि तुमने हमारे से इराक जो है वो बम्बार्ड करा दिया, तुमने सीरिया जो है वो उसमें इतना बड़ी हमारे लिए एक ऐसी कब्र बना दी जहाँ से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल क्या जो है उसका बेड़ा गर्क करवा दिया। इजिप्ट और जॉर्डन हमने अपनी वेसल स्टेट्स बना भी ली हैं तो भी हमारे किसी फ़ायदे की नहीं है। तो अब अगला तुम्हारा प्लान है क्या? तुम्हारा सारे का सारा भरोसा तो ऑयल रिच मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ था, जहाँ पे हम यहाँ तक पिछली ट्रम्प गवर्नमेंट ने तुम्हारी नॉर्मलाइजेशन कराने पे आ गए थे कि तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो अब वो मुल्क भी जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया पिछली इस्लामिक समिट में कि किसी किस्म की कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी जब तक कि फ़लस्तीन की रियासत नहीं बन सकती। जी शाहज़ेबा, लेकिन अब एक सवाल अहम ये भी है कि गज़ा में अब अमन की कुंजी किसके पास है? जो सूरत हाल है उसमें तो नहीं लग रहा कि अमन होगा, उसमें तो लगता है कि इसराइल पूरे गज़ा को तबाह करने के उस पर तुला हुआ है। लेकिन ये कुंजी किसके पास है? आलमी बरादरी के पास, नेतन्याहू, हमास, या जो अब तक खामोश अरब ममालिक हैं? कौन है जो किरदार अदा करेगा तो गजा में जंगबंदी होगी? देखिए, खामोश अरब ममालिक के पास तो कुंजी हमेशा से है, लेकिन बहरहाल उनका स्टांस भी बिल्कुल ठीक है कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री के साथ एग्रेसिव होके किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कि तीसरी जंग अज़ीम जो है वो बना दे। और ये उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है, हम उसे पसंद करें या ना। एक महदूद जंग को रोकने के लिए आप एक लामहदूद जंग तो शुरू नहीं कर सकते हैं। उनका हमेशा से ये स्टांस डिप्लोमेटिकली बिल्कुल साथ हैं, हर तरह से वो साथ हैं। इसकी कुंजी जो है, जैसे कि यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने की कुंजी सिर्फ रशिया के पास है, तो इस जंग को भी करने की कुंजी जो है वो उन्हीं ममालिक के पास है जो ये गलतफहमी दूर करने की अहलियत रखते हैं कि तुम इनविंसिबल नहीं हो, तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम्हारा आयरन डोम जो है उसका तमाशा पूरी दुनिया देख चुकी है। तो या तो ना पड़ेगा या फिर तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हें डिटर किया जाएगा और तुम्हारे ऊपर उसी तरह का जो है वो हमला होगा जो कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ये ख्याल है कि शायद ऐसी ताकत मौजूद नहीं है या शायद ऐसा हो नहीं सकता है। और अब जो रिसेंट इसराइल ने डायरेक्ट पंगा ले लिया है रशिया के साथ, तो रशिया और ईरान तो अपनी डिफेंस जो है वो जो उनकी अलाइनमेंट है नेक्स्ट 30 इयर्स की, वो उसका पूरा ड्राफ्ट एग्रीमेंट उनका बन चुका हुआ है। तो उसके ईरान अगर जैसा कि ये बात हो रही है कि विद इन 2 मंथ्स ईरान एक बहुत बड़ा हमला इसराइल पे करने वाला है, तो इसराइल है कि इसराइल की पास ताकत ही कितनी है अगर उसमें माइनस अमेरिका कर दिया जाए। और अगर
दस अमेरिका किया जाए तो क्या अमेरिका और ख़ास तौर पे आने वाली गवर्नमेंट जो इस बात पे वोट लेके आई हुई है कि हम वॉर्स नहीं करेंगे, वो इस के पूरे जो है वो दलदल में धंसने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो कुंजी सिर्फ इस चीज़ में है कि इनको बहुत बुरी तरह से इनके साथ किसी भी किस्म का डिप्लोमेटिक या कोई सुलझा हुआ रवैया नहीं रखा जा सकता। ये जेनोसाइडल मैनिएक लोग हैं, इनके जुबान में बात होगी तो इनको समझ आएगी, वरना ये कोई सूरत हाल नहीं है। वरना इजिप्ट तो आके बैठा हुआ है सीज फायर के लिए, और अगर वो वक्ती सीज फायर करवा भी देता है गजा में तो वो सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस देगा, वो भी IDF को, हमास को तो उसकी भी जरूरत नहीं है। चीमा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली की नेक तमन्ना और शोहदाए वतन के लिए बुलंद दर्जों की दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।